एक वजह है। अभी जितने प्रश्न हमने सुने, कोई किसी जिले में जहां भी प्रबुद्ध का बैठक होता है उसमें यही सवाल पूछा जाता है। तो जो बिहार में दुर्दशा है उसकी एक वजह है, आज से बहुत दशकों सदियों पहले ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था प्लेटो। एंड ही सेड, एंड आई कोट, if you do not participate in democracy, be ready to be ruled by your inferiors. अगर समाज में, राजनीति में आप भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो जितने प्रबुद्ध लोग हैं, आप सब जमुई के ही हैं। कोई पर्यावरण की बात उठा रहा है, कोई नदियों की बात उठा रहा है, कोई शिक्षा की बात कर रहा है। तो मेरे भाई, आपको किसने रोका था ये काम करने से? आपको किसी ने नहीं रोका था। ये भ्रम मत पालिए, ये भ्रम मत पालिए कि आपको किसी ने रोका था। बिहार की बदहाली में अगर जो लोग जिम्मेवार हैं, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी यहाँ के पढ़े लिखे सामर्थ्य लोगों की है, जिन्होंने अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया या वो अलग कर दिए गए और ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा पर चर्चा किए जा रहे हैं। फिर सोच लिया कि अपना बिजनेस धंधा, पढ़ाई लिखाई, कमाई चल रहा है, बेटा बाहर पढ़ लेगा, वहीं पर सेटल हो जाएगा, हम तो ठीक है, जमुई में काम चलिए रहा है। तो मैं आपको एक वार्निंग भी दे रहा हूँ, अपनी ओर से चेतावनी भी दे रहा हूँ। किसी ने पलायन की बात कही, पलायन की बात तो सब जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं, पलायन गरीबों की समस्या नहीं है। गरीब का लड़का तो मजदूरी करने जा रहा है, साल 2 साल में आता है 1-2 बार। जब बूढ़ा हो जाएगा, शरीर थक जाएगा तो यहीं आकर रहेगा। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के हैं, संभ्रांत परिवार के बच्चे हैं, एक बार पढ़ लिख कर नौकरी करने गया तो वापस कभी आपके पास आने वाला नहीं है। तो आपके नाव पहले डूबने वाला। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। और ये चीज हम अपने अनुभव के आधार पर नहीं बोल रहे, जो हमने यहाँ गाँवों में देखा। जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे तो जरूर बाहर गए हैं, बहुत परेशानी में हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं उनके घर खंडहर में तब्दील हो गए हैं, उनका देखने वाला कोई नहीं। हमारे अपने बाबूजी के घर में कोई दिया बत्ती जलाने वाला भी नहीं बचा। हम तो फिर भी बिहार लौटे हैं। मेरा लड़का जिन जीवन में कभी बिहार में नहीं आया। आपका बच्चा अगर पढ़ लिख कर नौकरी पा लिया, उसको भी वापस नहीं आना है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है। प्रशांत किशोर की आप मदद करें न करें, प्रशांत किशोर पर आपका भरोसा है या नहीं है? काम हम करें या आप करें? काम आज सुधार का प्रयास हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और जितना इसको और बिगड़ने दीजिएगा, उतना उसको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा कि बिहार में बड़ी बदहाली है। ज्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं है कि बदहाली है क्यों। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये बदहाली इसलिए है कि लालू जी ने यहाँ पर बर्बाद कर दिया। कुछ लोग बता रहे हैं कि उससे पहले कांग्रेस ने बर्बाद किया। कुछ लोग अभी नीतीश कुमार के कार्यखंड को दोषी देंगे, दोषी ठहराएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि बिहार इतना गरीब क्यों है। बिहार इतना गरीब इसलिए है, अगर बिहार की विकास यात्रा को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग शुरू से ऐसे नहीं थे। 1950 के दशक में तमिलनाडु और बिहार बराबर का राज्य था, और आज तमिलनाडु बिहार से करीब करीब 7 गुना, आर्थिक नजरिए से 7 गुना बड़ा राज्य है। ऐसा क्या हुआ बिहार में जो हम लोग इतना पीछे छूट गए? कई लोगों को, जिनको ये लगता है, खासकर ये प्रबुद्धों के बैठक में, कि लालू का राज आया, आपने कहा कि 90 के बाद सब बिगड़ गया। ये भ्रम मत पालिए। 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, उस दिन भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2005 में जब लालू जी छोड़कर गए या जनता ने हटाया, तब भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और आज 20 वर्ष के नीतीश कुमार के साथ खट्टे मीठे अनुभव के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। उसमें कोई फर्क नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि बिहार की विकास की यात्रा को अगर आप गहराई से देखेंगे, समझेंगे, तो
तो आपको पता चलेगा कि 1965 के बाद, 1965 के बाद कोई ऐसा साल नहीं गया है जब बिहार में विकास के मानकों पर हम दूसरे राज्यों से पीछे न छूटे। और 90 आते आते जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तब तक आप देश के सबसे गरीब और पिछड़ा हो गए। तो 1965 से 1990 के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे बिहार इतना पीछे हो गया? तो मैं आपको बता रहा हूं, वो पीछे छूटने की एक प्रमुख वजह ये रही कि 1967 से लेके 1990 के बीच में ये 23 साल में बिहार में 26 सरकार आई और गई। ये बहुत बड़ी राजनीतिक अस्थिरता का लंबा दौर चला है बिहार में। यहाँ बैठे हुए लोगों को ये भी नहीं याद होगा कि कौन 26 आदमी मुख्यमंत्री बना। कोई महामाया बाबू का नाम लेगा, कोई जगन्नाथ मिश्रा की बात करेगा, कोई दरोगा प्रसाद जी का नाम लेगा, कोई कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताएगा। लेकिन यहाँ बैठे हुए सारे लोग अगर बैठ के लिखना भी शुरू करें तो 26 मुख्यमंत्री का नाम आप नहीं बता पाइएगा। ये वो दौर है जब इंडिया में लोग तरक्की के दिशा में बढ़ रहे थे और बिहार में राजनीतिक मारा मारी उलट पुलट का खेल चल रहा था। कोई 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना, कोई 6 महीने के लिए बना। और ये 25, 26, 27 साल का जो लंबा राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, वहाँ यहाँ पर राजनीति करने वाले नेता और सरकारों की प्राथमिकता कुर्सी पर बने रहना, कुर्सी को काबिज होना रहा। बिहार के विकास में उनका कोई ध्यान नहीं था। 1990 में यहाँ राजनीतिक स्थिरता लौटी, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि वो स्थिरता लालू जी के रूप में लौटी। लालू जी के का जो नारा है, लालू जी की जो सोच, अगर उसको आप सोच मानते भी हैं, सामाजिक न्याय की बात, जो लोग बिहार के जमीनी हकीकत को जानते समझते हैं, उनको इस बात को मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए कि लालू जी के राज में कम से कम शुरुआती सालों में जरूर यहाँ के गरीब और पिछड़ों के साथ सामाजिक न्याय की बात कही गई, उनको आवाज मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लालू जी का इस बात के लिए सम्मान भी होना चाहिए। ये अलग बात है कि आगे के कालखंड में उनके राज्य का सारा व्यवस्था गड़बड़ा गया, उसको जंगल राज कहा गया। लेकिन लालू जी की जो सोच है, सामाजिक न्याय के लेकर जो उन्होंने प्रयास शुरू किया, उसको आप सिरे से खारिज मत कीजिए। फिर 2000 उन्होंने एक अपनी ही व्यवस्था बना दी जिसमें आर्थिक विकास का कोई भूमिका ही नहीं है, पढ़ाई रोजगार विकास की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ सामाजिक न्याय पर ही उन्होंने चलाया अपना 15 साल। जब नीतीश कुमार आए, जनता परेशान हुई, नीतीश को लेकर आई 2005 में। तो 2005 में बिहार में पहले 5-7 साल में कुछ थोड़ा सुधार होता दिखा। इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया जैसे कई लोग बताते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले टर्म में नीतीश कुमार ने कोई बहुत गेम चेंजिंग आमूलचूल परिवर्तन की बात कही। लेकिन चूंकि बिहार में इतना अंधकार फैला हुआ था कि नीतीश जी ने छोटा सा दिया भी जलाया तो आपको प्रकाश दिखा। लेकिन पहले 7-8 साल में नीतीश कुमार ने कुछ सुधार का प्रयास जरूर किया है। इस बात के लिए भी नीतीश कुमार का सम्मान होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का जो 18-19 साल का राजनीतिक दौर रहा है बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर, इसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं। एक भाग जब राजनीतिक स्थिरता थी, वो एनडीए के साथ, भाजपा के साथ उन्होंने सरकार चलाई और वो 2005 से लेकर 2012 तक का समय रहा। जो भी उनकी क्षमता है, जो भी उनकी शक्ति है, उसके अनुसार कुछ न कुछ बिहार में सुधार होता दिखा, हम जैसे लोगों को भी दिखा। लेकिन 12-13 में मोदी जी के देश में प्रादुर्भाव होने के बाद बिहार को एक बहुत बड़ा खामियाजा राजनीतिक अस्थिरता का दौर झेल कर चुकाना पड़ा। आपको लग रहा है कि नीतीश जी महागठबंधन में गए, भाजपा में आए, ये आप भ्रम मत पालिए। 2012 से ये 2022 में, हम 23 में हम लोग बैठे हैं, 24 हो गया, 23 तक 10 साल में नीतीश कुमार 7 बार नई सरकार बना चुके। 1-2 बार नहीं, ये 7वां सरकार का प्रयोग है। 2012 में जो अच्छी खासी सरकार चल रही थी, मोदी जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो नीतीश कुमार ने उस सरकार को छोड़कर अल्पमत की सरकार बना ली। पूरा फोकस विकास से हटकर सरकार को बचाने में लग गया। फिर 2014 में चुनाव लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड का दल, नीतीश जी का दल हार गया तो उन्होंने अपना पद छोड़कर मांझी जी को बना दिया। साल भर उसमें बर्बाद हो गया। फिर तीसरा प्रयोग हम वापस जब आए
नीतीश जी से मिले, नीतीश जी को हमने समझाया वापस मुख्यमंत्री बनिए, तो मुख्यमंत्री बने, महागठबंधन की सरकार बनी, वो तीसरा प्रयोग हुआ। फिर 1.5 वर्ष में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर भाजपा में चले गए, वो चौथा प्रयोग हो गया। फिर भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आए, ये 6वां प्रयोग हुआ, और अब पुनः वापस भाजपा में गए हैं, ये 7वीं सरकार है। मैं आपको ये क्यों गिनवा रहा, राजनीतिक अस्थिरता का क्या परिणाम होता है, ये बिहार के लोगों के इस दौर के राजनीति को देखकर आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार वही है, बिहार की व्यवस्था वही है, ब्यूरोक्रेट वही है, भ्रष्टाचार वही है, सब व्यवस्था वही है, लेकिन पहले 7 साल में जो नीतीश ने किया और अगले 10 साल में जो किया, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि पहले 7-8 सालों में उनकी प्राथमिकता कम या ज्यादा बिहार का विकास था, और पिछले 8-10 साल में उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुर्सी कैसे बची रहे। मैं आपको उदाहरण ये इसलिए दे रहा हूं कि अंदाजा लगाइए कि उन 27 सालों में क्या हुआ होगा। उस 27 साल में तो अभी तो कम से कम मुख्यमंत्री एक नीतीश कुमार लगातार बने, उस समय तो मुख्यमंत्री भी हर 2 महीना पर बदल रहा है, इसीलिए बिहार इतना पीछे है। बिहार को पीछे करने के लिए कोई नेता और दल जिम्मेवार नहीं है, बिहार के हम सब लोग जिम्मेवार हैं। हम आप जो इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं, हमने आपने अपने स्वभाव में वो बना लिया है, बड़ी बड़ी बात करना, लेकिन वोट देने के दिन जो सो कॉल्ड प्रबुद्ध है वो भी वैसे ही वोट देता है जैसे अनपढ़ आदमी देता है। अभी डॉक्टर साहब ने सवाल किया कि आप पढ़े लिखे लोगों को जगह देंगे कि बाहुबलियों को देंगे। मेरे भाई डॉक्टर साहब, ऐसा है, ये भ्रम मत पालिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा समझदार है। इसका कोई साइंस नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिख जाने से व्यक्ति ज्यादा समझदार हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। इस देश में सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं हम लोग के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी ने पूरे जीवन में एक ही चुनाव लड़ा, और वो चुनाव भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता से हार गए। लेकिन वो चुनाव कहां से लड़े थे? झंझारपुर और मुंगेर जमुई से नहीं लड़े थे, वो चुनाव लड़े थे दक्षिण दिल्ली से, जो देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और पैसे वाले लोगों का लोकसभा। और उस पढ़े लिखे समाज ने मनमोहन सिंह जैसे बेहतर व्यक्ति को हराया और किसी बेकार के फालतू आदमी को जिता दिया था। तो ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये मान लेना कि जो पढ़ा लिखा है वो बेहतर वोटर है, ये गलती ना करें। जब ये देश आजाद हुआ तो उस समय यहाँ साक्षरता का दर था 13%, मतलब करीब करीब पूरा भारत देश उस समय अनपढ़ था। 13% लोग पढ़े थे, मतलब 87% लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उस अनपढ़ समाज ने किसको नेता चुना? उस अनपढ़ समाज ने गांधी को, पटेल को, नेहरू को, बोस को, अंबेडकर को नेता चुना। आज पेपर पर ही सही, लेकिन हम लोग 77-80% लोग पढ़े लिखे हैं, और 77-80% पढ़े लिखे लोग किसको नेता चुने हैं, वो आप जाकर नाम खुद ही देख लीजिए कि हम और आप किसको नेता चुन रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति की इतनी ही काबिलियत है कि किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, आप ज्यादा आर्टिकुलेट हो सकते हैं, अपने बात को लोगों के बीच में रखने में ज्यादा आपको सहूलियत हो सकती है। उसका समझदारी से कोई सीधा सरोकार नहीं है। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग घर में अपने आप ने देखा होगा, आप कहते हैं हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार थी, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन एकदम लंपट है। तो ये संभव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई की कोई महत्ता नहीं है। बिल्कुल इस जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जब भी 2 अक्टूबर को ये दल बनेगा, पहले तो आप बार बार कह रहे हैं आप पार्टी बनाएंगे। आप लोगों को मानसिक राजनीतिक बांधुआ मजदूरी करने की इतनी आदत लग गई है कि 2 बरस से चीख चीख कर हम कह रहे हैं कि नहीं, दल बिहार के लोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ खड़ा हुआ हर व्यक्ति कह रहा है प्रशांत जी जब आप दल बनाइएगा क्या कीजिएगा। आपको किसी के पीछे चलने की आदत लग गई है, आपको ये यकीन ही नहीं है कि आप भी खड़े होकर कुछ कर सकते हैं। प्रशांत किशोर बना दें तो उसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मेरे भाई आपकी क्या जिम्मेवारी है? तो 2 तारीख को दल बनेगा, बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर दल बना रहे हैं। हमारी भूमिका सूत्रधार की है, हम इसके नेता नहीं हैं।
पहले दिन से कह रहे हैं, लोगों को यकीन नहीं होता है, लोग कहता है कह न रहे, देखिएगा ना यही ना बनेंगे। लेकिन 2 तारीख को आपको दिखेगा इसी बिहार से, इसी बिहार के समाज से ऐसे लोगों को चुनकर इसका नेता बनाया जाएगा कि आपको आश्चर्य होगा कि अच्छा ऐसा आदमी भी है बिहार में, ये आपको आश्चर्य होगा। इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए गांव गांव गए हैं, गंवई भाषा में लोगों को बताते हैं कि जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, दही में मक्खन है आपको दिखता नहीं, लेकिन उसी दही को जब आप मथ देते हैं तो उससे बढ़िया सफेद मक्खन निकलता है। समाज भी वैसे ही, ऐसा नहीं है कि समाज में कोई अच्छा व्यक्ति बचा नहीं है। प्रशांत किशोर बड़े काबिल है, समाज में बहुत काबिल और अच्छे लोग हैं। जरूरत इस बात की है कि समाज को मत कर ऐसे लोगों को निकाला जाए, निकाल कर उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि आप आइए, कंधा लगाइए, इसमें भूमिका अपनी अदा कीजिए। हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका इतनी ही है कि ऐसे लोगों को राजनीति में लाने के लिए, जिम्मेवारी देने के लिए मैं थोड़ा बहुत विश्वास जगा सकूं। आप लोग यहाँ आए हैं, आप हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं इसलिए नहीं आए, ये भ्रम हमको भ्रम नहीं है। कम से कम ये बड़ी बड़ी बात करना कि हम समाज के सुधार के लिए आए हैं, आप समाज के सुधार के लिए नहीं आए। आप उस प्रशांत किशोर को देखने आए हैं, उसकी बात सुनने आए हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये आदमी सरकार बनाता बिगाड़ता है। हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, हमसे ज्यादा शुद्धता से पैदल चलने वाले लोग मिल सकते हैं। 10 बरस भी कोई चलेगा, समाज उसका नोटिस भी नहीं लेगा। हम चलते हैं, लोग हमको भी देख के हंसता है, ए चल न रहे, बिहार में होगा क्या, देखिए ना अपने आप पता चलेगा। लेकिन उसको भी पता है ये प्रशांत किशोर है, तो मन में जो हमारा आलोचक है वो भी कहता है भाई आदमी तो बड़ा होशियार है, अगर पैदल चल रहा है तो कुछ सोचिए कि चल रहा होगा, तो चलो इधर भी जरा गमछा डाल देते हैं, कहीं कुछ बन गया तो हमारा तो खटारा खड़ा हो जाएगा। आप भी इसीलिए सुनने आए, ये प्रशांत किशोर ये प्रयास कर रहा है, इसलिए आप सुनने आए। अगर आप समाज विशुद्ध तौर पर सामाजिक काम से अगर आप प्रभावित होते तो हमसे ज्यादा काम करने वाले, सामाजिक शुद्धता ईमानदारी से प्रयास करने वाले लोगों की कमी नहीं है बिहार में। हमारी भूमिका इस सूत्रधार की है, हम इसके नेता नहीं हैं। हम काम जो पहले करते थे वही अभी भी कर रहे हैं। आपका देखने का नजरिया ठीक नहीं है। हम पहले, आपने हमारे विषय में क्या पढ़ा सुना है? ये आदमी दलों को, नेता को सलाह देता है, उनको व्यवस्थित करता है, उनके संगठन को मजबूत करता है, उनको बताता है कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, किसको टिकट दिया जाए, कौन सा भाषण दिया जाए, कौन सा कपड़ा पहना जाए, और जो लोग इनकी बात मानते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। काम हम वही कर रहे हैं। पूरे बिहार में लोग कह रहे हैं विकल्प नहीं है, तो हम कह रहे हैं भैया आप लोग सब लोग मिलकर विकल्प बनाइए, और जब विकल्प बन जाएगा तो उनको हम सलाह देंगे कि कैसे चुनाव लड़ोगे कि जीतोगे। लोग भी इसीलिए जुड़ रहे हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ के बड़े डॉक्टर हैं, आपके मन में कभी आएगा कि राजनीति में आए, 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना विचार कीजिएगा, घर जाइएगा, कहीं पत्नी को गलती से बता दिए कि सोच रहे हैं कि इस बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो पूरा घर वाला घेर लेगा, पगला गए हो क्या, जो 2-4 रुपया कमाई हो भी चला जाएगा। लेकिन यही बात जाकर आप कहिएगा कि प्रशांत जी हमको बोले हैं, प्रशांत किशोर मिले थे, ये प्रयास कर रहे हैं, वो कहें कि डॉक्टर साहब आप लड़के जीत सकते हैं, तो आपकी पत्नी भी कहेगी अच्छा प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो ठीक है, प्रयास करके देख लो, शायद बनिए जाओगे। हमारी भूमिका वही है, आप जीतिएगा अपनी ताकत से, लोग जीतेंगे अपनी ताकत से। चूंकि 30-40 साल से आपका विश्वास डगमगा गया है, आपको लगता है कि जब तक हम विधायक के लड़का नहीं है, जब तक हमारी जाति की संख्या नहीं है, जब तक हमारे पास बहुत रुपया नहीं है तो हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये मन में आपके बात बैठा दी गई है। इन तीनों बातों में कोई तथ्य नहीं है। बिहार में आदमी को बैठ के बकैती बहुत करना है। जी हाँ, जहां जाइए कहता है भैया बिहार में तो जातीय पर सब होता है, प्रशांत जी सब बात आपका ठीक है, जाति से कैसे निपटिएगा। आपने बाहुबल की बात की, कोई खड़ा होकर ये भी कहेगा भाई साहब पूछ रहे हैं पैसा का जुगाड़ कैसे होगा। ये तीनों भ्रम आप अपना दूर कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि भैया बिना पैसा के तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, तो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखिए। पूरे देश में, बिहार इंक्लूडेड, समाज ने जब भी जिस किसी को भी नेता बनाया,
आज नहीं, पिछले 75 साल में जिसको भी नेता बनाया है, समाज ने जिस दिन उस व्यक्ति को नेता बनाया, वो आदमी बड़ा व्यक्ति नहीं था, उसके पास बहुत पैसा नहीं था। लालू जी को जिस दिन बिहार ने नेता बनाया, लालू जी टाटा के लड़के नहीं थे, नीतीश कुमार टाटा बिरला के लड़के नहीं थे, कर्पूरी ठाकुर का टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। आप बगल में ममता बनर्जी को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, पूरे देश में जिस नेता को भी आप जानते हैं, जिसको भी आप नेता मानते हैं, ये जाकर सोचिए कि जिस दिन समाज ने उनको नेता बनाया था तो कितने पैसे वाले थे। नेता जब बन गए उसके बाद पैसा वाला बन सकते हैं चोरी करके, लेकिन समाज ने पैसे वालों को नेता नहीं बनाया है। पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा है, अगर आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा, लेकिन अगर गाड़ी ही ना हो तो कई कनस्तर भी पेट्रोल रहेगा तो उस पर बैठकर कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर आपके पास जन समर्थन है, समाज आपके साथ खड़ा है, वोट है, तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा। थोड़ा कम या ज्यादा समाज वो मदद कर देता है, और लेकिन खाली नोट है तो उससे वोट का गारंटी नहीं है। भाजपा के पास बहुत पैसा है, भाजपा के पास इसलिए नहीं भाजपा के पास वोट है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। उनके पास बहुत वोट है इसलिए उनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि अगर पैसे से ही वोट होता तो अंबानी के पास तो भाजपा से कई गुना ज्यादा पैसा है, उन्हीं के पास वोट हो जाता है। तो पैसे से वोट नहीं है, हम टाटा बिरला के लड़के नहीं है। आपने पूछा पैसे का जुगाड़ कैसे होगा, आप हम लोग के धर्म में बताया गया है, लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती की कृपा होनी चाहिए। पैसे का जुगाड़ सरस्वती से होता है। हम लोग दिमाग के खाने वाले लोग हैं, जहां बैठे दो बात बोले उसी का पैसा मिलता है। तो जब तक सरस्वती की कृपा है पैसे की कमी नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। देख रहे हैं हम 2 बरस से अभियान चला रहे हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, 7 को उनको बच्चा था, किसी को पढ़ाने का भी पैसा नहीं था। 7 लोग बाल बच्चा सब मिलकर मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर लोग बैठे हैं, किसी डॉक्टर के पास इतना पैसा नहीं हो सकता है कि इतना बड़ा अभियान चला सके, लेकिन ये पैसा कहाँ से आता है? पैसा उन लोगों से आता है जिनको हमने राजा बनाने में मदद किया है, उनसे पैसा मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं कि दो। बिहार में बहुत गरीबी है, बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी राजनीति में आना चाहे, उसको बालू माफिया शराब माफिया से लड़ना पड़े तो पैसे के वजह से न हारे, इसके लिए पैसा दो, हमारा दिमाग तुम्हारे लिए गिरवी रहा, जब जरूरत पड़ेगा तुमको मदद करेंगे, ऐसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और गांव गांव जाकर कह रहे हैं कि पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़ो, लेकिन अपने बच्चों के लिए विकल्प बनाना है तो खड़ा हो जाओ। और दूसरा, सरस्वती की कृपा ये है कि आपको अभी मंत्र देंगे, 2 अक्टूबर को दल बनेगा। ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि बिहार में अगर आदमी 100 रुपया भी देगा तो हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा लक्ष्य है 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100-100 रुपया लिया जाए। बिहार की आबादी कितनी है? 13 करोड़। 2 करोड़ आदमी तो ऐसा जरूर है जो 100-100 रुपया दे दे बिना किसी कष्ट के। अगर 100-100 रुपया, देखिए कितना आदमी को आराम से दे देगा। अगर 100-100 रुपया 2 करोड़ आदमी दे दे तो 200 करोड़ रुपया हो गया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी ने कहा भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो पहले राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। जो 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया देकर मुखिया बनेगा वो भ्रष्ट नहीं होगा तो क्या होगा? हम हर सभा में कहते हैं, गांव में जाइए, कहता है भैया भ्रष्टाचार बहुत है। जिस दिन वोट हुआ मुखिया का तो 500 रुपया लेकर वोट दिए आ, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आ, तो आपका मुखिया चोर बदमाश नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। आप बताइए, अगर आप पैसा लेकर वोट देते हैं तो आपका विधायक और मुखिया ईमानदार कैसे हो जाएगा भाई? तो पैसे की इतनी महत्ता नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। जब जन समर्थन होगा अपने आप, आज ये सभा हो रही है, किसी ने पैसा दिया होगा, हम तो अपने जेब से नहीं भरे, किसी ने जो दिल दिखाया, भैया इतने लोगों को बुलाया, हम खड़े होकर बोल रहे हैं। पैसा है तो साधन आसान है, लेकिन अगर पैसा कम भी हो तो काम किया जा सकता है। दूसरा, आपने बताया बाहुबल की बात, ये भी भ्रम मत पालिए कि बिहार में लोग बाहुबल से जीतता है। ये एडीआर का आप लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं और उसमें लिखता है 54% आदमी क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल नहीं है।
उस पर क्रिमिनल चार्ज है। दोनों में फर्क है, क्रिमिनल होने में और आप पर कोई क्रिमिनल केस होने में फर्क है। यहाँ वकील लोग बैठे हैं, उनको मालूम है। लेकिन अब बिहार में जिसको आप सबसे बड़ा क्रिमिनल नेता मानते हैं, जिस दिन उन लोगों ने एक आदमी की हत्या कर दी चौक पर, भरे चौराहे पर, उसके बाद सारी शक्ति लगी, सारा कॉम्बिनेशन बन गया, लेकिन आज तक उस क्षेत्र की जनता ने उनको एमपी नहीं बनने दिया। ये कहां से आप भ्रम पाल लिए हैं कि सारे लोग बाहुबली हैं? दूगो चार को बाहुबली हो सकता है। 243 विधायक में अगर 10 आदमी बाहुबली है, उसके बारे में खबर पढ़ छपती है, आप रोज वही पढ़ते हैं, आपको लगता है कि सब का सब बाहुबली है। ऐसी बात नहीं है। सड़क पर 500 गाड़ी चल रही है, वो न्यूज नहीं है। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो खबर बनती है। इसलिए आपके दिमाग में बन गया है कि बाहुबलियों का ही यहाँ पर बोलबाला है। बाहुबलियों का लोकतंत्र में बोलबाला न है, न हो सकता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, बिहार में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, प्रशांत जी सब बात पर आपके भरोसा है, बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन ये बताइए जाति से कैसे निपटिएगा? बिहार में तो बिना जाति के कुछ होता ही नहीं। इससे बड़ा भ्रम कुछ हो नहीं सकता। ये ऐसे समाज में बैठा दिया गया है कि बहुत पढ़ा लिखा प्रबुद्ध राजनीतिक जानकार वो भी रोज यही कह रहा है कि भैया बिना जाति के तो यहाँ वोटे नहीं पड़ता है। तो जब आपको ये लगे कि बिहार में सब जाति पर ही वोट पड़ता है, तो 2-4 आपको उदाहरण दे देते हैं, उसको याद करते रहिए। हालांकि आपके दिमाग से ही जाएगा नहीं, हम कितना भी समझाएं, क्योंकि 30-40 वर्ष से आपके दिमाग पर इकाई जमाया गया है। मोदी जी को बिहार में वोट पड़ा है, भाजपा को वोट नहीं पड़ा है। मोदी के नाम पर लोगों ने भाजपा को वोट दिया। तो जरा अपने आप से पूछिए कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? तुरंत लोग खड़ा होकर कहेगा ना, वो तो मोदी जी का करिश्मा है, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ा है, जाति पर तो नहीं ना पड़ा है, चाहे जिस पर पड़ा। मान लीजिए मोदी जी की बात नहीं मानिएगा, तो 18% यहाँ का मुसलमान है, वो लालू जी को वोट देता है। वो तो लालू जी के जाति का नहीं है, वो लालू जी को काहे वोट देता है? वो वोट भाजपा के डर से देता है। अब आपको हम 3-4 उदाहरण देंगे, जब आपको लगे कि जन सुराज जाति की व्यवस्था को तोड़ पाएगा कि नहीं। आगे क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, हम कितना भी कहेंगे आप मानिएगा नहीं। पीछे जो हुआ है उसको याद कर लीजिए। 1984 में इसी जातियों में बटे हुए बिहार में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीट आया था। बिहार को भी करीब करीब सारा सीट कांग्रेस जीती थी। आपसे पूछेंगे कि भाई राजीव गांधी के जाति के लोग तो बिहार में नहीं रहते हैं, कैसे कांग्रेस को वोट पड़ गया 1984 में? तुरंत आदमी खड़ा होकर कहेगा, अरे भैया राजीव गांधी को थोड़े वोट पड़ा था, तो इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु से जो सहानुभूति की लहर बनी, उसमें जाति पाति सब लोग भूलकर जाकर कांग्रेस को वोट दिया। इस बात को एक कागज पर लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 1989 में बिहार में क्या हुआ, ये बीपी सिंह और जनता दल कैसे जीत गए? आप कहिएगा भैया जनता दल को थोड़े कोई जानता था। तो जो फोर्स बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, भ्रष्टाचार